हे गाइस, वेलकम बैक टू बुक टॉक्स। आज हम शुरू करेंगे द एल्काइमिस्ट की स्टोरी पार्ट 4 और हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे हमने छोड़ा था। पार्ट 3 तक ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। लड़का दोबारा अपनी बुक पढ़ने लगता है, लेकिन अब वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। वो टेंस और अपसेट था क्योंकि उसके अंदर से लग रहा था कि बुढ़ा आदमी सच बोल रहा था। वो बेकरी पर जाके ब्रेड खरीदता है और सोचता है कि क्या बेकर को बताए कि बुढ़े आदमी ने उसके बारे में मुझे ऐसा बोला है। फिर वो खुद सोचता है कि कभी कभी चीज़ों को वैसे ही रहने देना बेटर होता है। अगर वो बेकर को बता देता तो बेकर शायद अपनी लाइफ चेंज करने के बारे में सोच सोच कर परेशान हो जाता, जबकि अभी वो अपनी नॉर्मल लाइफ की आदत डाल चुका है। इसलिए लड़का डिसाइड करता है कि वो कुछ नहीं बोलेगा। फिर वो शहर में घूमते घूमते सिटी गेट तक पहुंच जाता है। वहाँ एक छोटी सी बिल्डिंग होती है जहाँ से लोग अफ्रीका के टिकट्स खरीदते हैं। उसे पता था कि इजिप्ट भी अफ्रीका में है। टिकट सेलर पूछता है, क्या हेल्प करो? लड़का कहता है, शायद कल, और वहाँ से चला जाता है। वो सोचता है कि अगर वो सिर्फ एक शीप बेच दे तो उसके पास समुंदर पर जाने के पैसे हो जाएंगे, लेकिन ये आइडिया उसे डरा देता है। टिकट सेलर उसे देखकर अपना असिस्टेंट कहता है, एक और सपने देखने वाला, इसके पास ट्रैवल करने के पैसे नहीं हैं। टिकट विंडो पर खड़े खड़े लड़के को अपनी शीप याद आती है और वो डिसाइड करता है कि शायद उसे वापस शेफर्ड ही बन जाना चाहिए। 2 साल में उसने शेफर्ड लाइफ की सब स्किल सीख लिए थे। शीप की वूल कैसे काटनी है, प्रेग्नेंट शीप का ख्याल कैसे रखना है, वूल से कैसे बचना है। उसे एंडालुसिया के सारे फील्ड्स और पैस्चर्स पता थे और हर शीप को सही प्राइस भी पता थी। लड़का डिसाइड करता है कि वो अपने दोस्त के स्टेबल तक सबसे लंबी राह से वापस जाएगा। रास्ते में जब वो शहर के कैसल के पास से गुजरता है तो वो रुक जाता है और स्टोन रैंप पर चढ़ के दीवार के ऊपर तक पहुंच जाता है। वहां से वो दूर अफ्रीका को देख सकता है। उसे याद आता है कि किसी ने उसे बताया था कि मूर्स यहीं से अफ्रीका से आए थे और स्पेन पर कब्जा कर लिया था। वहां बैठकर वो लगभग पूरा शहर देख सकता था और वही प्लाजा भी जहां उसकी बुढ़े आदमी से बात हुई थी। वो सोचता है, काश मैं उस बुढ़े आदमी से कभी मिला ही ना होता। वो तो शहर सिर्फ आया था उसके सपने का मतलब बताने के लिए, लेकिन ना तो बूढ़े आदमी, बुढ़ी औरत और ना बुढ़ा आदमी उससे बात करके उससे इम्प्रेस हुई कि वो शेफर्ड है। सेंटियागो सोचता है कि शायद वो लोग अकेले जीने वाले लोग हैं जिन्हें किसी चीज़ पर फेथ नहीं रहा। उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि शेफर्ड अपनी भेड़ों से इमोशनली अटैच हो जाता है। सेंटियागो को अपनी हर शीप के बारे में सब पता है। कौन सी शीप लंगड़ी है, कौन सी 2 महीने के बाद बच्चा देगी और कौन सी सबसे लेजी है। उसे पता है कि उनकी वूल कैसे काटनी है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें कैसे मारना है। वो सोचता है कि अगर वो उन्हें छोड़कर चला जाएगा तो वो भेड़ें सफ़र करेंगी। तब हवा तेज़ चलने लगती है। सेंटियागो उस हवा को पहचान लेता है। लोग उसे लेवेंटर कहते थे क्योंकि इसी हवा के साथ मूर्स लेवेंट से स्पेन आए थे। हवा और तेज़ होने लगती है। सेंटियागो सोचता है, मैं अब अपनी फ्लॉक और अपने ट्रेजर के बीच खड़ा हूँ। उसे डिसाइड करना है कि अपनी फैमिलियर लाइफ शेफर्ड और शीप को चूज़ करे या अपना सपना ट्रेजर। वो मर्चेंट की बेटी के बारे में सोचता है, लेकिन फिर रियलाइज़ करता है कि वो उसकी शीप जितनी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि शीप उस पर डिपेंड करती है, लेकिन लड़की नहीं। शायद वो लड़की उसे याद भी नहीं करती होगी क्योंकि उसके लिए हर दिन एक जैसा ही होता होगा। सेंटियागो सोचता है कि जब हर दिन सेम लगता है तो इसका मतलब ये है कि लोग अपनी लाइफ में हर दिन होने वाली अच्छी चीज़ों को नोटिस करना बंद कर देते हैं, जैसे कि हर सुबह सन का नया उगना। यहाँ लड़का अपनी लाइफ के बारे में गहरा सोच रहा होता है। वो सोचता है कि उसने अपने माँ बाप और अपना शहर पहले ही छोड़ दिया था और अब सब लोग उसके बिना रहने की आदत डाल चुके होंगे।
उसे एहसास होता है कि जैसे लोग आदत डाल लेते हैं वैसे ही उसकी भेड़ें शीप भी उसके बिना रहना सीख जाएंगी। मतलब किसी एक इंसान के बिना दुनिया रुकती नहीं है। वो प्लाजा को देखता है जहाँ नॉर्मल लोग जिंदगी जी रहे हैं। बेकर अपनी दुकान चला रहा है, लोग आ जा रहे हैं। एक कपल बेंच पर बैठा प्यार कर रहा है। लड़का समझने लगता है कि हर किसी की लाइफ अपनी स्पीड से चलती है। तब तेज़ हवा चलती है, लेवेंटर हवा। ये हवा डेजर्ट की खुशबू, एडवेंचर, अननोन दुनिया का एहसास लाती है। लड़का महसूस करता है कि हवा बिल्कुल आज़ाद है, कहीं भी जा सकती है। उस मोमेंट पर उसे रियलाइजेशन होता है कि उसे रोकने वाला कोई और नहीं, सिर्फ वो खुद है। उसे समझ आता है कि भेड़े व्यापारी की बेटी और एंडालुसिया की खेत ये उसकी फाइनल मंजिल नहीं है, बल्कि सिर्फ रास्ते के स्टेप्स हैं जो उसके सपने यानी पर्सनल लेजेंड तक पहुंचाने के लिए है। अगले दिन लड़का बूढ़े आदमी से मिलता है और अपनी अपनी 6 भेड़ें ले जाता है, क्योंकि अब उसने डिसाइड कर लिया है कि वो अपना सपना फॉलो करेगा। उसका दोस्त बाकी भेड़ें तुरंत खरीद लेता है और बोलता है कि वो शेफर्ड बनना चाहता है। बुढ़ा इससे अच्छा शगुन, गुड एमन बोलता है। बुढ़ा एक इम्पॉर्टेंट बात समझता है, प्रिंसिपल ऑफ फेवरेबिलिटी या बिगनर्स लक। मतलब जब कोई इंसान अपनी असली सपने की तरफ पहला कदम बढ़ाता है तो शुरू में किस्मत उसका साथ देती है और छोटी सक्सेस मिलती है ताकि उसका हौसला बढ़े। फिर बुढ़ा भेड़े चेक करता है और एक लंगड़ी होती है, पर लड़का बोलता है कि वो सबसे इंटेलिजेंट है और सबसे ज़्यादा वूल देती है। यानी कमी होने के बाद भी किसी की वैल्यू कम नहीं होती। अब लड़का सीधा बूढ़े आदमी से पूछता है कि खजाना कहाँ है, और बूढ़ा आदमी बताता है कि खजाना इजिप्ट में पिरामिड्स के पास है। लड़का शॉक हो जाता है क्योंकि वही बात उस बूढ़ी औरत ने भी बोली थी। अब उसे लगने लगता है कि शायद ये सब सच हो सकता है। बुढ़ा उसे समझाता है कि खजाना पाने के लिए ओमेन्स, इशारे या संकेत फॉलो करने होंगे। भगवान हर इंसान के लिए एक रास्ता बनाता है, बस इंसान को उन छोटे छोटे सिग्नल्स को समझना होता है जो लाइफ उसे देती रहती है। तभी एक तितली उनके बीच उड़ती है। लड़के को अपने दादाजी की बात याद आती है। तितली गुड ओमेन होती है, जैसे झिंगुर, टिड्डी, छिपकली या 4 लीफ क्लवर। बुढ़ा तुरंत बोलता है कि ये सब अच्छे संकेत होते हैं, मतलब यूनिवर्स उसे सिग्नल दे रहा है कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। फिर बुढ़ा अपना क्लॉक खोलता है। लड़का देखता है कि वो सच में एक राजा है, क्योंकि उसने सोने का आर्मर पहना होता है जो कीमती पत्थरों से भरा होता है। लड़के को समझ आ जाता है कि वो डिस्गाइज में था ताकि चोर उसे पहचान न सके। बुढ़ा उसे 2 पत्थर देता है, एक काला और एक सफ़ेद। उनका नाम होता है उरिम और थुमिम। काला पत्थर का नाम हाँ, सफ़ेद पत्थर का मतलब ना। वो बोलता है कि जब लड़का ओमेन समझ ना पाए तब ये पत्थर उसकी हेल्प करेंगे, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि हमेशा खुद डिसीजन लेने की कोशिश करना, क्योंकि असली ग्रोथ तभी होती है जब इंसान अपने डिसीजंस खुद लेता है। बुढ़ा याद दिलाता है कि खजाना पिरामिड्स पर है। ये लड़का पहले से जानता था, पर उसने 6 भेड़े इसलिए ली क्योंकि उसने लड़के को डिसीजन लेने में हेल्प की। आखिर में लड़का अपनी पत्थर पाउच में रख लेता है और डिसाइड करता है कि वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करेगा। यहाँ बुढ़ा आदमी लड़के को जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट लेसन देता है। वो बोलता है, याद रखना कि दुनिया की हर चीज़ असल में एक ही चीज़ का हिस्सा है, मतलब सब कुछ कनेक्टेड है। और हमेशा ओमेंस यानी लाइफ के इशारों की लैंग्वेज समझने की कोशिश करना। सबसे ज़रूरी बात, अपनी पर्सनल लेजेंड, अपना असली सपना या डेस्टिनी को एंड तक फॉलो करना, बीच में हार नहीं मानने। फिर वो कहानी को सुनाता है कि हैप्पीनेस का सीक्रेट समझाने के लिए एक दुकानदार अपने बेटे को दुनिया के सबसे बुद्धिमान आदमी के पास भेजता है ताकि वो खुशी के राज सीख सके। लड़का 40 दिन डेजर्ट में ट्रैवल करके एक सुंदर महल तक पहुंचता है जो पहाड़ के ऊपर होता है, लेकिन अंदर जाके वो सरप्राइज हो जाता है, वहाँ कोई शांत साधु आदमी नहीं होता।
महल में बहुत हसल बसल होती है, लोग बात कर रहे होते हैं, व्यापारी आ जा रहे होते हैं, म्यूजिक बज रहा होता है और टेस्टी खाने से भरे टेबल लगी होती है। वाइस मैन सबसे बात कर रहे होते हैं, इसलिए लड़के को 2 घंटे तक वेट करना पड़ता है। जब फाइनली उसकी बारी आती है तो वाइस मैन उसकी बात सुनता है और बोलता है कि अभी उसके पास हैप्पीनेस का सीक्रेट समझाने का टाइम नहीं है। वो लड़के को एक चम्मच देता है जिसमें तेल की बूंदें होती हैं और बोलता है, पैलेस घूम के आओ, पर ध्यान रहे तेल गिरना नहीं चाहिए। लड़का पूरे महल में घूमता है पर उसकी नज़र सिर्फ स्पून पर होती है, क्योंकि उसे तेल गिरने का डर होता है। 2 घंटे बाद जब वो वापस आता है, वाइस मैन पूछता है, क्या तुमने मेरे डाइनिंग हॉल के पर्शियन कार्पेट्स देखे, गार्डन जो 10 साल में बना था, लाइब्रेरी के ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्स देखे? लड़का शर्मिंदा हो जाता है और बोलता है कि उसने कुछ नहीं देखा क्योंकि वो सिर्फ तेल बचाने में बिजी था। तब वाइस मैन बोलता है, तो वापस जाओ और मेरे महल की खूबसूरती देखो। किसी पर भरोसा तब तक नहीं कर सकते जब तक तुम उसकी दुनिया को समझो नहीं। लड़का थोड़ा रिलीफ फील करता है और स्पून लेकर दोबारा महल घूमने निकलता है। इस बार वो स्पून पर फोकस नहीं करता बल्कि पैलेस की सारी खूबसूरती ध्यान से देता है। सीलिंग्स, वॉल्स पर बनी आर्ट, सुंदर गार्डन, आसपास के पहाड़, फूलों की ब्यूटी और महल की हर छोटी चीज़ जो बहुत टेस्ट और केयर के साथ की गई है। 2 घंटे बाद जब वो वाइस मैन के पास वापस आता है तो एक्साइटेड होकर डिटेल्स में बताता है कि उसने क्या क्या देखा। तब वाइस मैन पूछता है, वो तेल की बूंदें कहाँ हैं जो तुमने दी थी? लड़का स्पून की तरफ देखता है, शॉक हो जाता है, तेल गिर चुका होता है। तब वाइस मैन उसे कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ एक एडवाइस दे सकता हूँ। खुशी का सीक्रेट ये है कि दुनिया की सारी खूबसूरती देखो, लेकिन स्पून में तेल की बूंदे को कभी मत भूलो। मतलब लाइफ में बैलेंस ज़रूरी है। दुनिया को एक्सप्लोर करो, एंजॉय करो, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और गोल्स कभी मत भूलो। शेफर्ड लड़का कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे स्टोरी का मतलब समझ आ गया होता है। उसे रियलाइज़ होता है कि एक शेफर्ड ट्रैवल कर सकता है और दुनिया देख सकता है, लेकिन उसे अपनी भेड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भूलनी चाहिए। फिर ओल्ड किंग मेल्चीजेडेक लड़के के सर के ऊपर हाथ से कुछ अजीब जेस्चर करता है, जैसे उसे ब्लेसिंग दे रहा हो। उसके बाद वो लड़के की भेड़ें लेकर वहाँ से चला जाता है। तारीफा से ऊपर एक पुराना फोर्ट है जो मूर्स ने बनाया था। वहाँ से अफ्रीका भी दूर से दिखाई देता है। उस दिन मेल्चीजेडेक फोर्ट की दीवार पर बैठकर लेवेंटर हवा का महसूस कर रहे होते हैं। नई जगह, नए ओनर की वजह से भेड़ें थोड़ी बेचैन होती हैं। उन्हें सिर्फ खाना और पानी चाहिए होता है। मेल्चीजेडेक एक छोटी शिप को पोर्ट से निकालते हुए देखता है। उसे पता होता है कि वो लड़के को दोबारा कभी नहीं देखेगा, जैसे उसने पहले अब्राहम को दोबारा नहीं देखा था जब उसने उसे भी 1/10 लिया था। और वो सोचता है कि ये उसका काम है, लोगों की पर्सनल लेजेंड की राह पर चलने के लिए गाइड करना, फिर उनकी लाइफ से चुपचाप चले जाना। वो सोचता है कि देवताओं को कोई डिज़ायर्स नहीं होती क्योंकि उनकी कोई पर्सनल लेजेंड नहीं होती, लेकिन फिर किंग ऑफ सैलेम दिल से ये चाहता है कि वो लड़का अपनी जर्नी में सक्सेसफुल हो। फिर वो थोड़ा सोचकर कहता है कि शायद लड़का जल्द ही उसके नाम भूल जाएगा। उसे लगता है कि उसे अपना नाम और बार बार बताना चाहिए था, ताकि जब लड़का फ्यूचर में उसके बारे में बात करे तो वो बोल सके, मेल्चीजेडेक, किंग ऑफ सैलेम। वो आसमान की तरफ देखकर थोड़ा शर्मिंदा फील करता है और कहता है, मुझे पता है ये सब थोड़ा सा वैनिटी है, खुद पर गर्व या ईगो, जैसे आपने कहा था मेरे लॉर्ड, लेकिन कभी कभी एक बूढ़े राजा को खुद पर थोड़ा सा गर्व लेने का मन हो ही जाता है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।